मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे पुराने वीडियोस का आप स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और मैं समझता हूँ कि आप शेयर और लाइक भी अवश्य कर रहे होंगे मेरे वीडियोस को देख कर के। चलिए आज एक बार फिर मैं एक नए सेशन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो अप्रोच पर डिपेंड करता है, जो आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है, जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी होता है। विदाउट ऑब्जर्वेशन यदि आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या अप्लाई करते भी हैं तो उसमें वो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो गाइज मैं आज एक बहुत बढ़िया सेशन लेके आया हूँ, जो पहले भी मैंने आपको बताया है। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना चाहता हूँ। मैं सब्जेक्टिव जो बुक का एनसीईआरटी है उससे थोड़ा हट करके मटेरियल लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी लोगों के लिए वो लाभदायी होने वाला है, प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो आपके कंपटीशन के लिए वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसलिए आइए आज फिर एक इस नए सेशन में आपका स्वागत करते हुए मैं इस अपने नए सेशन को शुरू करता हूँ। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जर्वेशन में, जो कि मैं पहले भी आपको बार बार इसकी मैं बात करता हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन अवश्य करें। जब आपको एनसीईआरटी या कोई बुक के क्वेश्चन जो आप ट्रेडिशनली पढ़ते हैं वो आप क्योंकि आपके परंपरागत होते हैं तो एक क्वेश्चन जैसा होता है लगभग लगभग उसी तरीके के होते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फेस करने होते हैं। और आपने देखा होगा अगर कंपटीशन होता है तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैथ्स एक पार्ट अवश्य होता है किसी भी कंपटीशन का। तो मैं चाहूँगा कि आज आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखूँ, जैसे गाइस आपको मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 3 टू द पावर a एंड 3 टू द पावर 27 टू द पावर b एंड 81 टू द पावर c। ओके, 3 टू द पावर a, 27 टू द पावर b एंड 81 टू द पावर c, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द, आपको फाइंड करना है 1 बाई a प्लस 1 बाई 2b प्लस 1 बाई 5c। ठीक है, और इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है वो है आपका, एक नंबर दिया हुआ है, पर ये आपको फाइंड आउट करना है। इसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए गाइस, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पहले एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बात करता हूँ कि आप अप्रोचेबल मैथ्स को विदाउट थिंक नहीं कर सकते हैं और उसमें आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करना चाहिए, इसे हम स्टडी करते हैं। तो देखिए 3 टू दी पावर a, 27 टू दी पावर b एंड 81 टू दी पावर c आपको गिवन है। तो जो गिवन होता है, बिकॉज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो लेट हम पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो गिवन है हमारे पास 3 टू दी पावर a इज इक्वल टू 27 टू दी पावर b इज इक्वल टू 81 टू दी पावर c। ओके, तो अब थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करके हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 27 दिखाई दे रहा है, 81 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है। ये हमारे दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि हमें दिया क्या है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो 1 बाई a है, 1 बाई b है, 1 बाई c है। इनके आगे आपको डिजिट दे रखे हैं, तो नेचुरली आपको a b c फाइंड आउट करना होगा। तो a b c अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से दे दे तो उसको आप कैलकुलेट करें। तो लेट अस सी हाउ कैन वी कैलकुलेट इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस for the competition, 3 to the power a is equal to 3 to the power 3 to the power b. We can write like this, 3 to the power 4 to the power c। 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 4 बार करेंगे तो 27 3 जा 81 हो जाएगा। अब ये मेरे दिमाग में कैसे ये पिक्चर आ रही है, आप देख रहे हैं 1 बाई 1 में कैसे स्टेप ले रहा हूँ, क्योंकि इसका 3 बेस है, इसका 27 है, इसका 81 है। बिकॉज इसमें इक्वलिटी का साइन है, तो मेरा माइंड ये काम कर रहा है यहाँ पर कि क्यों ना इनका बेस इक्वल कर दिया जाए। अगर इनका बेस इक्वल होगा तो नेचुरली पावर भी इक्वल होगी, जो कि हमारा ये वाला फार्मूला कहता है।
अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तो वी कैन राइट m इज इक्वल टू, इस बात को हम लिख सकते हैं। तो गाइज आपको इसको समझना होगा, अगर आप ये समझे हैं तो आप, बहुत छोटी क्लास की बात है तो आप इसमें उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाने वाला है। तो 3 टू द पावर a आ गया, देखिए 3 टू द पावर 3b हो गया और 3 टू द पावर 4c हो गया। इज इट क्लियर? अब आप देखिए सबका बेस इक्वल है, तो कैन वी राइट लाइक दिस, a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, कैन वी राइट लाइक दिस? यस, we can write, because the bases are equal there, so the powers will be also equal. so a is equal to 3b is equal to 4c हो जाएगा। अगर ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास a की जगह 3b हो जाएगा, अगर आप यहाँ चाहें तो 3b लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास a इज इक्वल टू 3b आ रहा है यहाँ से, और 3b इज इक्वल टू 4c आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 4/3c लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा, अगर c की वैल्यू निकालते हैं तो नेचुरली क्या आएगा, 3/4, ये पलट जाएगा और b यहाँ आ जाएगा, 3/4 b आ जाएगा। तो यानी कि हमने क्या कोशिश की है, a की वैल्यू 3b की हमने, और c की वैल्यू भी हमने b के टर्म्स में ही निकाल ली, ठीक है ना। तो b को अगर हम चाहें तो b को कांस्टेंट कर सकते हैं हम इसमें, यानी एक वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो ये कैलकुलेट हो जाने वाला है। तो अब आप इसमें अगर सपोज करो इसको पूरी तरह से अगर अब आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें एक चीज और गिवन है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दे रखी है, इसके बिना ये काम नहीं होगा। आपको दिया हुआ है ABC, यहाँ पर आपको 140 ये भी दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो, आपको दिया हुआ है, मैं यही लिख देता हूँ, ABC इज इक्वल टू 144 भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो आपके क्वेश्चन करने का तरीका होगा, उसमें स्ट्रेटेजी जो आप बना रहे होंगे, तो नेचुरली बाद में आपके पास आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन वाले ने वो अपने आप ही सेट किया होता है इस तरह से क्वेश्चन कि वो आपको दिया रहता है। तो इसका मतलब ABC आपको 144 दिया हुआ है। तो A की जगह आप क्या लिख सकते हैं, B की जगह आप क्या लिख सकते हैं, C की जगह आप क्या लिख सकते हैं। इसको आप अगर एक में कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए A की जगह अगर आप 3B लिख देते हैं, ओके, और B की जगह आप क्या लिख देते हैं, B ही रहने देते हैं, और C की जगह आप क्या लिख देते हैं, 3/4 B लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाने वाला है, नेचुरली आपको यहाँ से B मिल जाने वाला है। तो देखिए B क्यूब हो जाने वाला है, ओके, और 3 3 9/4 ये आ जाएगा। तो b इंटू बी क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 144 इंटू 3 3 9, 9/4 दैट इज 4/9। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जाने वाला है 16 बार, तो 16 4 जा 64 होता है, तो दैट इज b क्यूब इज इक्वल टू 64। सो b इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, यहाँ पर ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब किसका होता है, ये क्यूब रूट 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो मीन्स दैट 4 आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास b निकल के आ गया। अब जब b निकल गया तो नेचुरली क्योंकि आपने a निकाला हुआ है, b निकाला हुआ है, सॉरी c निकाला हुआ है, तो इसी को आप कैलकुलेट करके वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका क्वेश्चन का पार्ट है जिसे आपको कैलकुलेट करना है। चलिए हम इसको इस कलर से मैं कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से आपका निकल गया a इज इक्वल टू, आपका था 3b, a इज इक्वल टू 3b था, देखिए ये था ना आपके पास, तो आप क्या रखेंगे, 3 इंटू बी की जगह आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये 12 हो गया आपके पास। सिमिलरली बी तो आपको कैलकुलेट है ही है, तो बी को निकालना नहीं है। सी इज इक्वल टू आपके पास है 3/4 बी है, तो 3/4 इंटू बी आपके पास 4 आया, तो ये 3 हो गया आपके पास। तो अब उसको पुट कर दीजिए, आप कुछ भी निकालना हो आपको, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना दे हो, आप आराम से इसे कर जाएंगे। 12 प्लस 1/2b, 2b मीन्स 2 इंटू 4 दैट इज 8 प्लस 1/5c, सी इज इक्वल टू 3, सो 15 हो जाएगा। तो यानी 1/12, 1/8 और 1/15 आ जाएगा। 12 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट आंसर हो जाने वाला आपके पास। 12 को आप यहीं रहने दीजिएगा, 12 को आप इसको यहीं रखिएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 12, 8 और 15 का आपके पास जो एलसीएम आ जाने वाला है वो आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 12 से यहाँ भी कर सकते हैं, कैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका सॉल्व करने का तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 12/12 करिए प्लस 12/8 करिए और ये 12/15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कट गया तो 1 आ गया आपके पास, और 4 3 जा हो गया, 4 2 जा हो गया, ओके, तो ये 3/2 आ गया, और ये आपके पास 4 3 जा हो गया, ना सॉरी 3 4 जा हो गया, 3 5 जा हो गया, तो यानी 4/5 आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए सॉरी, तो आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 5 जा 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 सॉरी 5 2 जा 10, 2 4 जा 8,
तो आपके पास कितना हो जाएगा 10, 15, 25, 25 और 8 33 अपॉन 10 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर देंगे अगर आप, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने पर कोई भी वैल्यू हो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए की जगह आपने वैल्यू रख दी, बी की जगह रख दी, सी की जगह रख दी, जो भी आपको वैल्यू दी है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो जो भी वैल्यू आएगी इस तरीके से कैलकुलेट करके उसे कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू में रख देंगे। जो भी आंसर होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन डजंट मैटर, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो आपका क्या रहना चाहिए, उस स्ट्रेटेजी पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। यानी मेरा मकसद इस क्वेश्चन लेने को या किसी भी क्वेश्चन को मैं आपके सामने ला रहा हूँ इस अप्रोचेबल मैथ्स के अंदर, तो मैं डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन देयर एंड द सेकंड वन इज योर अप्रोच अकॉर्डिंग अबाउट क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे गाइस। तो इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाता हूँ, जैसे मैंने किया 3 to the power x minus 3 to the power y is equal to, it is equal to 78, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको और आपको दिया है, यहाँ से कह रहा है आपको फाइंड x एंड y, आपको x और y। तो कैसे हम करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, x और y आपको पावर इसके एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो रिमेंबर x और y को ही आपको फाइंड आउट करना है। तो मीन्स दैट यहाँ पर माइनस दिया हुआ है आपको, तो आपको इसी स्ट्रेटेजी को लेके आगे बढ़ना है कि मुझे बेस 3 दे रखा तो मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ मैं कोई चेंजेस ला सकता हूँ अकॉर्डिंग दिस टू बेसिस, ठीक है। तो इसका मतलब वो वही चेंज करने का प्रयास करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो गया, आप देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 to the power x minus 3 to the power y is equal to, अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं। देखिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ पहले। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 इंटू 2 3 जा 6 और 7 6 1 2 9 जा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये ब्रेक हो जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। और मैं इसे लिख सकता हूँ 3 to the power x minus 3 to the power y is equal to 2 into 3 to the power 13 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे इस तरीके से। अब दोस्तों ये हो जाएगा 3 to the power x minus 3 to the power y is equal to, अब हमने 3 ही लाना है यहाँ पर। मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी, मेरी अप्रोच क्वेश्चन के अबाउट ये है, मेरी सोच ये बन रही है, थिंकिंग ये बन रही है कि यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ जो मैं चेंज करूँगा तो वो यही करूँगा, लेकिन अकॉर्डिंग इनके ही करूँगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है। बिकॉज पावर एक्सपोनेंट्स तो आपको पता नहीं है, तो उनमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आप यही जो करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। सो मैं एक काम कर देता हूँ, 3 तो मुझे मिल गया तो इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें 3 ही चाहिए, ये चल रहा है मेरा, तो इसका मतलब 3 को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अब रहा 2 का कोई औचित्य नहीं बन रहा है यहाँ, तो 2 और 13 को हटा दीजिए तो ये 26 आ जा रहा है। इसको फिर से हमने असेंबल कर दिया है। तो इसके बाद आप समझ पा रहे होंगे आखिर होने वाला है और क्या है। देखिए 3 आपके पास आ गया है, ये आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट था, तो इसका मतलब इसको भी 3 जैसा ही बनाना है आपको। अब मैं अगर 3 की पावर लिखता हूँ तो 3 3 जा 9 होता है और 9 3 जा 27 होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूँ कि यहाँ पर 3 की पावर 3 कर दूँ और -1 कर दूँ, तो मेरे हिसाब से ये, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ये मेरे स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगा, जो मैं चल रहा हूँ, यानी मेरे माइंड में जो चल रहा है वही मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। देखिए ये आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो 3 to the power x minus 3 to the power y, इसको अंदर लेके चलता हूँ तो ये 3 to the power 4 हो जाएगा। ये 1 पावर है, ये 3 पावर है, 3 और 1 4 हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 हो गया। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि इसका बेस 3 हो गया, इसका बेस 3 हो गया, ये भी एक्सपोनेंट्स के अंदर ही आ जा रहा है और बीच में मेरा माइनस भी आ रहा है। तो सारी चीज़ें सेम आ रही हैं। तो बाई कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं यहाँ पर तुलना कर दूँ, कंपैरिजन कर दूँ दोस्तों, तो मुझे क्या मिलने वाला है, x इजिकल टू 4 मिलने वाला है और y इजिकल टू 1 मिलने वाला है। आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, तो बाय कंपैरिजन हम इसे लिख सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। So you have to first of all observe in the question that what should be done. It is very important. If you understand observe the question, then you see that here is 3, but here is 78, and we have to find out these two values. So in our mind, what question arises in our mind? In our mind, the question arises that this will be changed into the terms of 3 and these two bases in terms of 3.
सो वी ब्रेक दिस वन 2 into 39. ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 into 39 आ जाएगा. 39 is also breaks into 3 into 13. So but here is 3, right? This will be no use of, ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं होगा. सो 2 and 3 is multiplied together and we get 26. And another question is arise in our mind that 26 there is no use here. So how can we change into 3? That is, it is equal to 27 minus 1. Then we can write like this. So this 27 is also written as 3 to the power 3 minus 1. ठीक है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं. Now multiply together here and we get the same expression in right hand side. Then we compare both the sides. We get x is equal to 4 and y is equal to 1. Very tricky question, very observable questions that you have to take first of all approach in the question. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक बार आप समझ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को तो फिर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि आपको ये क्वेश्चन करना कैसे. अगर इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ x और y आ जाए, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर आ जाए, तो उसको करने का तरीका हमारा क्या होगा, यही मेथड रहेगा. तो आप समझ पाए होंगे. इसी तरीके से और हम एक और क्वेश्चन नया लेके आपके सामने आते हैं. देखिए, जैसे हमको ए स्क्वायर, थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ जाते हैं, माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू जी, ये इक्वेशन दी हुई है. फिर दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. फिर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन हमको दे रखे हैं. तो उसके बाद आपको दे रहा है कि आपको फाइंड करना है x अपॉन एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है, प्लस y अपॉन बी प्लस वाई प्लस सी अपॉन जेड अपॉन सी प्लस जेड. ये आपको फाइंड आउट. विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. Okay, you have to find out this expression, that what is the total value of this expression. So how can we solve it? So first of all, we see that in the equations, in these 3 equations, that we have a square minus by minus cz is equal to 0. Now here x upon a plus x, y upon b plus y, c upon c plus z. तो अगर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो शायद आप भी सोच रहे होंगे, यहाँ पर x दिया हुआ है, इन्होंने ax बोला है, तो अगर मैं यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा और ये भी ax हो जाएगा. आई थिंक आप समझ पाए होंगे. इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका आ जाने वाला है ax आने वाला है और यहाँ पर आने वाला है a स्क्वायर, यहाँ पर आने ax, तो ax a स्क्वायर ax. तो यानी समथिंग कोई चीज़ें हमें मिल पा रही हैं. ये देख रहे हैं आप. ऐसे y में देखिएगा, इसको y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y स्क्वायर, ये आपका सॉरी इसको b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो by और b स्क्वायर और ये by. ये भी आप देख रहे हैं कि यही चीज़ आपके पास आ रही है. तो समथिंग आपके पास वही आ रहा है. और यहाँ पर अगर जेड है तो यहाँ पर मुझे सी जेड लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं सी जेड से करूँगा तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा, ये सी जेड आएगा. सी जेड देख लीजिए 2 बार दिया हुआ है और सी स्क्वायर दिया. तो ये मेरे दिमाग में चल गया है. तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो इसका मतलब गाइस, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ये समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, जैसे कि जो कि मुझे अपने जो फाइंड आउट करना है उसका आंसर मिल जाएगा. तो इस तरीके से ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया. जब आप ऑब्जर्व कर लियो कि सर कि भाई इसके अंदर ए स्क्वायर दिया है तो मुझे इसके अंदर ए स्क्वायर लाने की आवश्यकता है, तो अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा. तो ये मेरे स्टडीज का एक पार्ट होगा. ऐसे यहाँ पर अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी स्क्वायर आ जाएगा. तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये सॉल्व हो जाना चाहिए. तो देखिए करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका. पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी गेट, यहाँ से हमें मिलता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड. यानी अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो इसको उस साइड ले जाऊंगा तो ये निकल जाएगा. एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी जेड. अब आप ध्यान रखेंगे ए एक्स प्लस सी जेड यही रहेगा, बी स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो फिर आप उसका चेंज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उसको इधर का उधर कर देंगे, तो आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी जेड रहेगा. एंड सिमिलरली हियर c square
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जिसकी बात हम कर रहे थे वही हमको मिलने जा रहा है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ पाए हैं तो दोस्तों मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि देखिए अगर मैं मुझे जो गिवन है नहीं जो मुझे फाइंड आउट करना है वो है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अगर मैं क्या कर दूं, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ए एक्स आ जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप कहें तो दोबारा मैं लिख दूं इसको, आप समझ नहीं पाएंगे कहीं दिक्कत हो तो मैं आप समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ ए एक्स कर देता हूँ, मतलब मैंने ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ किया तो इसमें भी करना जरूरी पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे। ऐसे सेम दूसरे वाले में कर दीजिए, दूसरे टर्म में कर दिए बी वाई और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी वाई हो जाएगा और नीचे इधर सी स्क्वायर सॉरी सी वाई और सी स्क्वायर प्लस सी नहीं सी जेड है यहाँ सी जेड और सी। देखिए आप तो आगे समझ में आपके गाइस क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, किस तरह से काम चल रहा है, काम करने का तरीका क्या होगा हमारा। जैसे हम अन्य सब्जेक्ट में कोई भी चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कोई भी हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो आपके ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस इधर का उधर हो सकता है। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। यदि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो जो फाइनल आप काम कर रहे होते हैं, यानी जिस भी आप प्रोसेस पे आप काम कर रहे होते हैं, अब हम उसको अगर मान लीजिए थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं, जैसे सपोज करो आपको आप कहीं पर किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपको किसी इंजन को आपको ऊपर बैठाना है या नीचे ले जाना है या कैसे भी आपको एडजस्ट करना है, तो अगर आप उसको प्रॉपर उसी जगह पर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका काम होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए जैसे मान लीजिए आप एक पुलिया ही बना रहे हैं, तो वही पुलिया बनाते समय आपने ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से उसको हम एडजस्ट करेंगे, कितनी लेंथ लेनी है, कितनी ब्रेथ लेनी है और कितनी हाइट पर होना चाहिए और उसका कितने प्रकार के क्या एंगल लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा। तो मैथमेटिक्स आपको स्ट्रेटेजी सिखाता है, यानी आपके माइंड के अंदर ये बना देता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो फिट एंड फाइन है, यानी कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं चलेगा। अगर आप इसके अलावा कोई इफेक्ट बट कर रहे हैं तो आपको मुश्किल होने वाली होगा, बहुत देर में होगा लेकिन दिक्कतें आएंगी, हो सकता है वो काम आपका कच्चा हो जाए और पता चला टूट जाए या बिखर जाए या जो भी हो, है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स का आदमी स्ट्रेटेजी से चलता है और अप्रोच उसको पता होता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, एम मेरा क्या है, वो एम को देखते हुए ही काम करता है, इधर उधर की बातें नहीं कर सकता है। अगर वो इधर उधर की बातें करेगा तो उसकी सटीक चीजें जो उसको मिलना है, जो उसके लास्ट जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग जब लास्ट में आपने जो आपकी अप्रोच है वहां पहुंचना है, उस जगह आप नहीं पहुंच पाते। तो गाइज आप समझ पा रहे होंगे, ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा। देखिए अगर आपके पास आ गया है ए एक्स बी वाई सी जेड, अब ए स्क्वायर प्लस ए एक्स है, देखिए ठीक है ना, ए एक्स ए स्क्वायर प्लस, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूँ, बी वाई लिख दूँ, सी जेड लिख दूँ और ए एक्स ऑलरेडी आ गया। देखिए ऐसा क्यों किया है ये देखिए आपको खुद समझ में आ रहा होगा, बी स्क्वायर की जगह ए एक्स लिख दिया, सी जेड लिख दिया, ऑलरेडी बी वाई है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर सी जेड अपॉन सी स्क्वायर की जगह आप देखिए ए एक्स प्लस बी वाई आपके पास है और ऑलरेडी आपके पास सी जेड है। तो फाइनली व्हाट डू वी गेट एंड व्हाट डू यू सी हियर, यू सी हियर क्या देख रहे हैं आप, नीचे सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नो डाउट इसमें से आपने एक को किसी को भी लिख देना है, तो सभी सेम है तो एक ही चीज लिख दो आप, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ऑलरेडी 1/1 टाइम किया, इसका मतलब जब सबका डिनोमिनेटर सेम होता है तो नो डाउट कि उसके न्यूमरेटर को सीधे सीधे ऐड कर दिया जाता है, तो इट विल बी सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन फाइनली वी गेट 1। तो गाइज आप समझ पाए होंगे कितने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने इसका आंसर कितना निकाल दिया है, 1 निकाल दिया है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसका आंसर 1 आया है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन एंड देन योर अप्रोच विल बी right, what will be the approach, that is your part of strategy. So first of all you observe the question, क्या करने से क्या हो सकता है, इस पर आपको जरूर जाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि ना जी मैं तो एक तरफ से चलता हूँ और तरीके से बनाता हूँ इसको, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ये निकालता हूँ, फिर वो निकालता हूँ, फिर वैल्यू रखूंगा, तो ये सब चीज़ जो है आपका स्ट्रेटेजी तो होगी बट वो करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली है।
तो इसलिए किस तरीके से करेंगे इसको, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज अप्रोचेबल मैथ्स। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को, और देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ आज, एक बहुत छोटी क्लास की बात है लेकिन बहुत ऑब्जर्वेबल है। विदाउट ऑब्जर्व यदि आप पढ़ते हैं तो चीज़ें तो आपको पता होती हैं लेकिन आप क्विकनेस नहीं ला सकते हैं, और स्टिकी जो जिसको बोलते हैं कि मतलब बहुत क्विक करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे और आप टाइम आपका ज़्यादा बर्बाद होगा। तो गाइज आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हमसे कहा जाए कि 1 टू, देखिए मैं आपको ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं उसी पर एक छोटी क्लास की एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाहूँगा। 1 टू 100, ठीक है, नंबर होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें प्राइम नंबर कितने हैं, यानी हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 टू 100। अगर आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा तो आप बहुत जल्दी कर जाएंगे, अगर आप ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो आपको काउंटिंग करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसे टोटल को बता पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको एक फॉर्मूले को अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला क्या है, डी डी, ओके, एंड अनदर ए बी बी सी, देखिए डी डी बी बी सी एंड अगेन बी बी सी अगेन बी ए। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को आपने स्टडी किया है तो आपके लिए बहुत आसान है, आप विद इन मिनट कर लेंगे, विद इन सेकंड कर लेंगे इसको। आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, नहीं तो आपको 1 से लेकर के 100 तक के नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उसमें आपको प्राइम नंबर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर तो आप जानते ही, प्राइम नंबर का मतलब होता है यानी कि ऐसा नंबर जिसमें डिवाइड नहीं जा रहा हो, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं जाता है, ये आप जानते हैं। बट इसको ऑब्जर्वेशन को आप नहीं करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन जरूर करना है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होगी मैथ्स में, और फिर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से और जल्दी और ट्रिकी वे में कर पाएंगे। देखिए 1 टू 100, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 1 टू 10, इसका मैं आपको बता देता हूँ 1 टू 10 कितने होंगे। ये डी का मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी, आप समझ जाएंगे। देखिए 1 टू 10 का मतलब क्या हो गया, तो देखिए दोस्तों ऐसा नंबर चूज कीजिए जिसमें किसी का डिवाइड नहीं जा रहा हो, उसमें या तो 1 का जाता हो या फिर वो सेल्फ का जा रहा हो, किसी और का डिवाइड नहीं जा रहा हो। तो आप इसको समझते होंगे, 2 हो गया आपके पास, 3 हो गया आपके पास, 5 आपके पास हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद 7 भी आपके पास हो रहा है, 9 नहीं होगा दोस्तों, 9 में किसी का डिवाइड जाता है, और 1 को आप छोड़ देंगे बिकॉज 1 इज द स्पेशल नंबर। सो 2 5 7 दैट इज 4। सो इन अल्फाबेट अगर हम ए बी सी डी, देखिए अगर आप ए बी सी डी ऐसे लेते हैं तो इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से अब बना देंगे। आप देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ओके। अब आपके पास बी कितना आने वाला है 2, और बी कितना आने वाला है, फिर आपके पास 2 आने वाला है, सी कितना आने वाला है 3 आने वाला है, ओके, एंड ये आपके पास फिर 3 आने वाला है, फिर यहाँ पर आपके पास 3 आने वाला है, फिर ये आपके पास सी आपके पास 3 आने वाला है, ये आपके पास 2 2 आने वाला है, ओके, एंड ये फिर आपके पास 2 आने वाला है, ए आपके पास 1। तो देखिए आपके पास कितना आसान हो गया। देखिए अगर आप 10 टू अगर आप 20 निकालते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा कितने नंबर होंगे। देखिए 10 के बाद आगे बढ़िए, 11 को आप जानते हैं अच्छी तरह से, 12 में जाता ही है, 13 में नहीं जाता है, 14 15 जाता है, ठीक है, 16 17 नहीं जाता है तो आप लिख सकते हैं, और 19 नहीं जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो इसका भी 4 ही होता है। देखिए तो क्या ये रूल जो यहाँ पर मैंने आपको डी डी बी सी डी ए लिखा, तो क्या आप इससे समझ परिचित हो गए। देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपने 1 टू 10 आपको मालूम है तो आपको पता है डी है, तो इसका मतलब ये रूल आप याद कर दीजिएगा, डी डी बी बी सी डी ए। तो 1 टू 100 आपको आसानी से प्राइम नंबर पता चल जाएंगे कितने होंगे। देखिए 4 4 8, 8 टू 10, 10 टू 12, 4 4 8 टू 10 टू 12, 12 और 13 15 टू 17 टू 19, 19 3 आपका हो जाएगा 22 एंड 24 एंड 25। तो टोटल नंबर आपके पास 25 हो जाएंगे। यानी 1 से लेकर के 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर बताने तो आपके पास कितने होंगे 22। तो दिस इज द हाउ इट कैन बी पॉसिबल। It is only possible through observation. Means you know about the prime number, but you have no idea about the observation. Means जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे होते हैं, केवल आप पढ़ रहे होते हैं। आप उस चीज़ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं और मार्क्स भी आपके एग्जाम में अच्छे आ जाते हैं। बट जब बात आती है हमें
कोई ओलंपियाड या किसी कंपटीशन या किसी कोई भी मेधावी छात्रवृत्ति होती है या कोई इस टाइप का कोई भी टेस्ट होता है या कोई बड़े कंपटीशन होते हैं या आप चाहे टीईटी में जाते हैं, चाहे सीटीईटी में जाते हैं, चाहे यूटीईटी में जाते हैं, चाहे आप किसी एलटी के एग्जाम में जाएं, चाहे लेक्चरर के एग्जाम में जाएं, पीसीएस में जाएं, यूपीएससी में जाएं, है ना, कोई भी किसी प्रकार की कोई सर्विस होती है, जब आप उसमें जाते हैं तो मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो एग्जाम में आपको मैथ्स से गुजरना ही होगा, विदाउट मैथ्स आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक आर्मी में भी भर्ती होते हैं तो वहाँ पर भी आपको मैथ्स से होके जाना पड़ेगा, तभी आप कितनी दौड़ लगा लें, कितनी फिजिकल फिट हो आपकी, कितना हाई जंप अच्छा कर ले, मेडिकल आप अच्छे हों, लेकिन आपको जो टेस्ट होगा उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे होके आपको जरूर जाना। यानी मैथ्स आपके लिए एक प्रकार की जो है एक प्रकार की रुकावट है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने इस टाइप की मैथ्स लेके आ रहा हूँ, इस तरह की बातें आपसे कर रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए बहुत आसान होगा। आप ट्रेडिशनल तो पढ़ ही रहे, वो भी मैं भी पढ़ा रहा हूँ और अन्य साथी भी, अन्य टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं, बट इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना आपको अभी से चाहिए, जिससे आप आने वाले फ्यूचर में जो आपको कंपटीशन देना है उसमें आपको आसानी मिल जाए। चलिए, एक छोटे बच्चों के एक वहाँ से भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया कि किस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपका जो पढ़ाई होती है, जो मैथमेटिक्स होती है उसको बहुत अच्छी बन जाती है और चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझने लगते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत हम थोड़ा सा ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं और इसको सी कह रहे हैं। इसके अंदर एक इंक्लाइंड ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है। ये देखिए, ये इसको टच करते हुए जा रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है ये देखिए, ये इस तरीके से ये टच हो रहा है इससे, ठीक है, ये इस तरीके से इससे टच होता है, ये इसका सेंटर है। अब इसकी जो साइड दी हुई है ये आपको 5 दी हुई है और ये आपको 4 दी हुई है, ठीक है, और ये आपको 3 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। ओके, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, ये आपको दिया है, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल, जो इसके अंतर्गत जो सर्कल बना हुआ है इसका एरिया निकाल। तो दोस्तों आपके माइंड में पहले ही आ गया होगा कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ, इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो आप कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे चौक से कर दूंगा आपके लिए, जिससे आप और बेहतर इसको समझ पाएं। देखिए, इसमें अगर आपने एरिया किया है तो एरिया तो आपको मालूम है ना, पाई आर स्क्वायर तो होता है, ठीक है, इसके अलावा तो कोई और एरिया नहीं होता, यही आपने पढ़ा हुआ है, मैंने भी यही पढ़ा है और इसको आप जानते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो टास्क होगा वो ये होगा, पाई तो हमें मालूम है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 22/7 लिख दूँ तो मेरे पास आर रह जाएगा, तो इसका मतलब इसके लिए जूझना है। तो इसका मतलब ये है कहाँ, ये देख लीजिएगा, ये है देखिए, ये है देखिए और ये है, यही तो आर है, ठीक हो गया। अब जब आप इतना समझ गए हैं तो स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं आप। देखिए, अभी तक हम क्वेश्चन कुछ नहीं किए, अभी तक हमने केवल ऑब्जर्व किया है कि हमें गिवन है और इस गिवन के बाद हमें जो अपनी अप्रोच करनी है मैथमेटिक्स में, जो अप्रोच लगानी है क्वेश्चन के अबाउट, जो हमको अप्रोच लगानी है वो क्या होगी, इस पर हम चल रहे हैं। देखिए, आर निकालने के लिए आपका सिंपल सा, पहले तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट, तो सिंपली हाफ 3 इंटू 4, दैट इज 2 3 जा 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर कहता हूँ, इसको सेंटीमीटर कहता हूँ, इसको सेंटीमीटर कहता हूँ, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका जो एरिया है, टोटल जो एरिया है, अब हमने बताना केवल ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो आपको पता है, अगर मैं इसे इस तरीके से डिवाइड कर दूं दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से अगर मैं इसे मिला देता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है देखिए आपके पास, और एक यहाँ भी आप मिला दीजिएगा। तो दोस्तों आपके पास एक, इसको मैं अगर O कहता हूँ तो एक ट्रायंगल तो मेरे पास ये बना, ओके, एक ट्रायंगल मेरे पास ये बना और एक ट्रायंगल मेरे पास ये बना। और ये सारे ट्रायंगल को, सभी ट्रायंगल्स को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब है वो पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। बट ये क्यों सोचा मैंने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ये इसलिए सोचा कि हमें इस ट्रायंगल के माध्यम से इसके अंदर घुसना है, समझ आया ना, यही मैथमेटिक्स होती है। देखिए, हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, कहीं पर कोई वर्कशॉप में काम करते हैं या किसी बड़े बड़े इंजीनियरिंग का वर्क्स होता है या कहीं पर भी कोई छोटा मोटा ऑफिस में भी कोई सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हमें फिट वर्क करना होता है। तो कोई चीज़ को कहाँ कैसे कब रखना है उसके लिए हमको एक बहुत सोची समझी हमारे अंदर
एक राय होनी चाहिए, एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम वो काम बहुत बेहतर कर पाएँगे। तभी हम उसको बेहतर तरीके से कर पाएँगे कि हम कैसे वो करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला। उसके बाद हमने कहा यार हमको तो इसका निकालना है, तो भाई इसके लिए तो यही फ़ॉर्मूला है, रेडियस हमको पता नहीं है। बट हमारे अंदर एक दिमाग आई, एक हमारे अंदर एक बात आई, एक अंडरस्टैंडिंग आई कि यार ये जो बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। ये इसकी हाइट की बात हो रही है, यहाँ पर इसकी हाइट की बात हो रही है। तो निश्चित यही तो रेडियस है हमारा, यही तो इसका रेडियस है देखिए, यही हमको निकालना है। अगर ये निकल जाए तो काम हो जाएगा। बट ये है कहाँ? ये तो यार इसके अंदर है भाई, ये तो यार इसके अंदर है, ये तो यार इसके अंदर है। इसका मतलब मुझे इसका एरिया निकाल लेना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है और इसे इसके इक्वल कर देना है। यहाँ से मेरा आर निकल जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाउ मच? इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होल ट्रायंगल ए बी सी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आपके पास क्या आया? हाफ। वही फॉर्मूला फिर से लगेगा, बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए बेस क्या है, पहले ए ओ बी की बात हुई तो बेस तो 4 है भाई, और हाइट उसकी आर दिख रही है, देखिए आप, ठीक है? ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हाफ, बेस क्या है उसका 5 है और रेडियस आपके पास, हाइट उसकी आर है। देखिए अगर आप समझ पा रहे होंगे, ये हाइट है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो सिंपली हाफ 5 इंटू आर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हाफ 3 इंटू आर। इसका एरिया हो जाएगा इस वाले का बी ओ सी का, बी ओ सी। तो अब आप देख रहे हैं इसका बेस ये है, हाइट ये है, तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा 3 इंटू आर। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या था हमारे पास? 6। तो दोस्तों बहुत आसान काम हो गया। देखिए अब हमारे पास आ ही तो रहा, तो कर दीजिए ना इसको सॉल्व। अब इसमें पहले सबसे पहले आप हाफ निकाल दीजिए। अब आपके पास हाफ निकल जाए, कैलकुलेशन का तरीका इजी होना चाहिए आपका। और ये नहीं कि इसका कटता है तो काट दे रहे हैं आप, काटिए मत, क्योंकि यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, फिर आपको दिक्कत करने वाला है। तो इसलिए हाफ को निकाल दीजिए ना उसको। तो 4r बचा आपके पास और 5r बचा और 3r बचा, तो इज इक्वल टू 6 हो गया। देखिए 4r 5r 9r हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। देखिए अब आसान हो गया ना आपके पास। अगर आप वैसे करते तो कितने मुश्किल में पड़ते आप, उतना कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता, टाइम बढ़ता आपका, है ना? मैथ्स क्या सिखा रहा है आपको? टाइम ज़्यादा करना बता रहा है या कम करना बता रहा है? तो 6r इज इक्वल टू आपके पास 6 आ गया, तो r इज इक्वल टू 6/6, तो r इज इक्वल टू फाइनली आपको 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या स्ट्रेटेजी थी इस क्वेश्चन के अबाउट, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या आप अप्रोचेबल मैथ्स को पढ़ना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। जो ट्रेडिशनल हम पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो हम सपोज करो, मैंने आपको सपोज क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स बताई, तो आपको क्या है कि ए प्लस बी करना, ए माइनस बी करना, 2a माइनस 2b करना, या ए इंटू बी करना, बी इंटू ए करना, है ना? तो इस तरीके से सिखाया, या उसमें कोई बड़े जो क्वेश्चन है उनको सिखाया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर आपको ऐसी चीज़ें मिलती तो हैं, बट आप एक तरीके को अपना रहे होते हैं, तो ज़्यादा आनंद नहीं आता है इसमें। अगर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रिकी, जब आपका मैथ्स होता है तो नेचुरली वो क्या होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। जब वो क्रिएटिविटी पर आ जाता है तो वो आपके लिए एक प्रकार से बहुत इंजॉयबल हो जाता है, इंटरेस्ट उसमें पैदा होने लगता है और आप उस तरह की चीज़ों को करने लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस का और हम देखिए, कुछ क्वेश्चंस को और हम लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, इफ x इज इक्वल टू 4, ओके, ये दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है एंड x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1024, यानी 4 टू दी पावर 5 करोगे तो कितना आएगा, ठीक हो गया, ये आपको गिवन है। अब आपको बताना है फाइंड x टू दी पावर 8 माइनस 5x टू दी पावर 7, ठीक है, प्लस 5x टू दी पावर 6, ओके, माइनस 5x टू दी पावर 5 प्लस 80, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये ना 80 नहीं 800, ये आपको गिवन है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, दिया केवल इतना है और इसकी वैल्यू रखना है, ठीक है। x टू दी पावर 5 की जगह तो आप ये लिख दोगे, ये समझ में आ रहा है, वो लिख दोगे। x की जगह आप 4 टू दी पावर 8 करोगे, फिर 4 टू दी पावर 7 करोगे, फिर 4 टू दी पावर 6 करोगे, तो आसानी से हो जाएगा ना, कोई बहुत बड़ा
मैटर नहीं है, लेकिन इसको हमको ईज़ी करना है और आसान करना है और समझदारी जिसमें हमको करनी है, यानी कि सूझबूझ से काम लेकर के आगे बढ़ना है, तो वो क्या होगा? दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्वेशन। देखिए, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। हम लोग क्या करना है कि अगर मैं ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है, इससे कुछ आइडिया आ रहा है कि ये 5 ही क्यों दिया? यहाँ पर हमें ज़रा सोचना ज़रूरी है। तो देखो, बहुत आसान हो जाता है जब हम पहले लेते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें थोड़ा सोचने का अपना जो ढंग है उसको थोड़ा सा चेंज करके अगर हम सोचने लग जाते तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, ये सब पावर आपकी हट जाएंगी। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर आप कर देंगे 5 की जगह 4+1 कर दीजिए। देखिए, हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप 4+1 इसको भी कर दीजिए फिर, जो आप कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है इस तरीके से चेंज हो रही है कि आप कहते हैं कि ये हमें दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें तो क्या काम हो जाने वाला है? देखिए, क्या काम होने वाला है, आप समझिए। इस चीज़ को थोड़ा सा विस्तार से आपको समझने का प्रयास करना है कि क्या इसके अंदर होने वाला है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसको तो मैंने लिख दिया ऐसा, आप समझ रहे हैं ना? अब ऐसा क्यों लिखा? ये दिमाग कहाँ से आया? देखिए, यहाँ से आया। इस चीज़ को मैंने यहाँ से सोचा। 4+1 लिखने से क्वेश्चन जब सेट किया जाता है तो उसके अंदर भी वही चीज़ें डाली जाती हैं। यहाँ पर 8 नहीं दिया गया, यहाँ पर 7 नहीं दिया, यहाँ पर 6 नहीं दिया गया, यहाँ पर 4 नहीं दिया गया, देखिए अलग-अलग नहीं दिया। तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी को ढूँढना है, सर्च करना है। आखिर उसके अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ लग रही है, उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। यदि हम इस तरीके से उसमें स्टडी करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, अब क्या करना दोस्तों, आपने कहा कि x की जगह 4 लिखो ना। देखो, हम क्या करते हैं, जहाँ पर x होता है उसकी जगह 4 लिखते हैं। अब हमें आज उल्टा किया हमने, 4 की जगह x लिख दिया। तो ये भी तो हमारे स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो यानी कि ऐसा नहीं, हम एक ही वन वे नहीं चलना है हमको। अगर हम ऐसे जाते तो वापस भी तो आते। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि x इज़ इक्वल टू 4 होता है। जब x की जगह हम क्वेश्चन में 4 लिखते हैं तो क्या 4 की जगह हम x नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये उल्टा भी हमने समझना है, इससे हमारा काम आसान हो गया दोस्तों, बहुत आसान होने वाला है। देखो, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए, ये हो गया, जहाँ-जहाँ 4 था मैंने x लिख दिया, कुछ नहीं किया और ठीक है, ना कोई ज़्यादा तक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ना वैल्यू रख रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, बस केवल 4 था तो उसकी जगह x लिख दिया। अब आप सॉल्व कीजिए इसको। देखो, ये -x की पावर 7 कितना आने वाला है? देखो, कैंसिल हो जाएगा। जहाँ आप 4 टू दी पावर 8 रखने वाले थे तो आपको कितनी मुश्किल होती, फिर यहाँ रखते, फिर यहाँ रखते। अब आपने स्ट्रेटेजी से उसे चले आप, तो आपका काम भी बन गया और जिसको कहते हैं हिंग लगे ना फिट करी, यानी कहने का मतलब आपको बहुत आसानी से आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के अपना सूझबूझ लगा करके आपने चंद मिनटों में काम कर दिया। तो इसका मतलब x इंटू एक्स की पावर 8 हो गया, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 7 हो गया, हो गया। अब आप देखिए, फिर यहाँ पर x की पावर 7 हो गया। अब देखिए ये करिए, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब x की पावर 6 आया। देखिए, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या कर देगा, x की पावर 6 कर देगा, ये भी कट गया। देखो, अब ये माइनस यहाँ पर आ गया, x की पावर 5 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। हो गया। अब ये 8 एंगल आ गया। देखिए, अब थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। अब आप सारी चीज़ें कट गई ना, आपको कितना आसान हो गया। देखिए, अब आपको ये कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपको यहाँ पर दिया हुआ था आपके पास, कितना हो गया। अब आप देखिए, माइनस एक्स की पावर 5 आपके पास बच रहा है और 8000 ये आपके पास हो रहा है, 800 ये आपके पास हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या आने वाला है, बहुत मज़ेदार आने वाला है, 1024 प्लस 800। माइनस करिए इसको, 4 की 4 और 2 की 2 बचेगी और 10 में 8 और 6 का माइनस। देखिए दोस्तों, कुछ करना पड़ा आपको, कुछ आपने ज़्यादा दिमाग लगाया, कोई बहुत बड़ा आपने उसमें वजन आपके ऊपर हुआ हो, ऐसा किया। तो आपने देखा होगा जो हमारी टेक्निकल टेक्निक आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी टेक्निकल आती हैं। आप देखते हैं कि जिस काम को हम पहले बहुत समय लगा करके करते थे, बहुत वजन हमारा होता था, यानी उसमें दिमाग लगाना होता था और बहुत सारी ऐसी टेक्निक लगानी पड़ती थी, जुगाड़बाजी करनी पड़ती थी। और आज की डेट में हम केवल टेक्निक के आधार पर उसे बहुत जल्दी काम करते हैं। आपको पता है, एक समय में जैसे रोड बनती थी तो बहुत सारे मजदूर लगाने पड़ते थे, बहुत सारे मजदूर लगते थे, तब वो रोड को खोदते थे, फिर बहुत कई सालों तक वो खोदने में लग जाता था, फिर उनको भरना होता था, फिर उसको बैलेंसिंग करना होता था, बहुत सारी प्रोसेस होता है। आज क्या होता है, केवल और केवल आपका ट्रैक्टर आता है और एक तरफ से खोद के चले जाता है
और दूसरी तरफ से ट्रैक्टर लगता है, उसमें फिर उसमें जो बैलेंसिंग बाकी कार्रवाई होती है वो भी ट्रैक्टर ही कर देता है, और एक आध आदमी उसमें लग जाता है, 2-4 आदमी लग जाते हैं, और वो आसानी से सामान को ऊपर उठाना हो, नीचे रखना हो, दाएँ करना हो, बाएँ करना हो, जो भी हो वो भी टेक्निक के आधार पर, मशीनों के आधार पर ही करते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो टेक्निकल बात होती है वो हमारे इन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के अंदर होती है। यदि हम टेक्निक को समझते हैं तो हमारा काम आसान है। काम तो हम वैसे भी कर सकते थे, नथिंग स्पेशल। यहाँ पर 4 की पावर 8 कर देते, 4 की पावर 7 कर देते, 4 की पावर 6 कर देते, इसकी वैल्यू दे ही रखी थी, मल्टीप्लाई करते, फिर 800 ऐड कर देते। तो आपके दिमाग में पता नहीं कितनी दिक्कतें आती और कितने कैलकुलेशन आप गलत करते हैं, ऐड गलत होता, माइनस गलत होता, कहीं कुछ होता, कहीं पावर में गलती होती। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 5 कुछ होता यार, 4 दे रखा भाई। आज हम सोच लेते ना, आज तक हम सोचते थे x इक्वल टू 4 रखना, आज हम उल्टा सोचते हैं ना, एक्स 4 की जगह ऐसे लिख देते ना। तो इसके लिए हमने एक काम किया, 5 को 4 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर सॉल्व उसकी जगह एक्स रख दिया, फिर सॉल्व किया, तो सारी चीजें तो कट गई, तो बच क्या गया, इतना ही तो बचा। इसकी जगह भी वैल्यू दे रखी थी, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपकी जो अप्रोच लगेगी मैं उस क्वेश्चन के अबाउट वो क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज़ को आप जरूर सोचेंगे, समझेंगे, तो किस तरीके से आपकी टेक्निकल जो माइंड जिसको कहा जाता है, टेक्निक को आप माइंड के अंदर बैठाएंगे तो आपके काम आसान हो जाएंगे। आप जो टेक्निकली साउंड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कई ऐसी मशीनें बना देते हैं, अपने आप भी सोची समझी मशीनें बना देते हैं, तो वो आसान कर देते हैं। तो वही हमारे मैथमेटिशियन ने किया, वही इंजीनियरों ने किया, साइंटिस्ट भी क्या है, वही व्यक्ति है जो इंजीनियर है, वही व्यक्ति है जो क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। बिना मैथ्स के तो आप कर ही नहीं सकते कोई चीज़। तो इसलिए आप समझ पाए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कितनी अच्छी-अच्छी बातें आपसे शेयर करी हैं, तो मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ज़रूर घर के लिए देता हूँ, आप करके देंगे उसको। 27 टू द पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 4। अब आपको निकालना है दोस्तों x में फाइंड आउट करना है। कितना आसान है, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी चलेगी, वो आपके अंदर चलना चाहिए। देखिए मैंने क्या रखा है, ये पावर में दिया है तो वैसे कैलकुलेट करना तो बहुत कठिन है, आप वैल्यूज पुट कर करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। ये 27 का क्या 3 से कोई रिश्ता है, बिल्कुल है भाई। 3 टू द पावर 3 लिख दूं तो 3 टू द पावर 3x हो जाने वाला है, और ये 3x ऑलरेडी है, इसको मैं 3 माइनस 1 लिखने वाला हूँ। लेकिन क्या इससे काम होगा, इसको भी आपको आगे लेकर के चलना होगा। जैसे 3 टू द पावर 3x, आपको 3x है आपका, इसको अगर जैसे मान लीजिए आपका 3 की पावर 2 हो गया, अब आपने यहाँ पर जो वैल्यू थी, आपने उसको वैल्यू को अगर आपने वैल्यू पुट करके आपने इक्वेशन निकाल ली, उसको सॉल्व कर देंगे, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या तरीका रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगा, आई होप आप इसे घर पर आसानी से कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताए हैं, तो आपकी थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी सी भी सूझबूझ होगी तो आप काम कर सकते हैं। चलिए मैं होमवर्क की जगह, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा ही दूँ, क्योंकि आप उसमें दुविधा में न पड़ जाओ। 3 की पावर 3x हो गया बच्चों ये, और ये 3x है, नो डाउट, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इजिकल टू आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी बहुत दिमाग आपका लगना है। अगर आप इसको 3 प्लस 1 लिख देते हैं तो मुझे लगता है सारा चीज़ आपका 3 में चेंज होने वाला है, तो आपके लिए कितना आसान हो गया। अब आप देखिए, अगर इसमें अगर आप 3 की पावर इसको अंदर ले आते हैं तो ये 3x हो जाने वाला है, देखिए, और यहाँ पर ये 3 प्लस 1 हो रहा है। ओके, इतना आपने कर दिया। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, अब आप क्या करें कि इसमें कैसे चेंज हो कि आपकी जो करने सवाल करने का तरीका हो आपका सेम। कोशिश मैंने कभी कई बार आपको बताया है, जैसे इसकी पावर ये है, ठीक है, तो अगर आप इसकी यहाँ पर मान लीजिए ये है और इसकी पावर भी वही है, तो इस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाता है, बिकॉज ये इसके इक्वल है। सेम चीज लाने की कोशिश करिए, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो देखिए, इसको अगर मैं 3x लिख दूँ, इसको 3x लिख दूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कमाल करना। तो देखिए, अगर मैं 3 की पावर क्या कर दूँ, इसमें 3 इंटू 1/3 लाया, देखो, तो 3 की पावर 1 है ना, तो 3 से 3 काट दो तो 1 ही तो आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्या लिखूँ, 3 इंटू 1/3। अब आप कहोगे कि सर ये क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं ऐसा बना रहा हूँ ना, आपको बताया ना, बॉक्स की पावर बॉक्स, ट्रायंगल की पावर ट्रायंगल, सो बॉक्स इज इक्वल टू ट्रायंगल। तो यानी कि यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग केवल 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 कंपैरिजन करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ, 3 की पावर 3x है प्लस 3x है। देखो, अब मेरे दिमाग में ये चला कि मैं ऐसा करता हूँ, ये 3 लिखा हुआ मुझे कुछ नहीं करना पड़े, 3 की पावर 3 इंटू 1/3 कर दो, उल्टा चलना है। देखो, ऐसी चीजें आपको, एडजस्टमेंट आपको सीखना चाहिए। 3 इंटू 1/3 कर दिया ना, प्लस अब 1 है, 1 को मैंने 3 इंटू 1/3 लिख दिया ना, तो अब आप देख रहे हैं इसमें 3 की भरमार होगी, सारे 3 आ गए। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि 3 की पावर 3x, 3 की पावर 3x
देखिए 3x 3x, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर, x इज इक्वल टू 1 बाई, दिस इज द आंसर। तो दोस्तों कितनी जल्दी हो गया है। अगर आप इसे लॉग से करेंगे तो ये आपको बहुत लंबा जाने वाला है। यदि आप इसको वैल्यू पुट करके अगर इक्वेशन बना करके क्वाड्रेटिक क्या होगा, अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका लंबा जाने वाला है। तो कितना बढ़िया शानदार तरीका है। थोड़ा सा हमको, हम अगर आगे जा रहे हैं तो 2 कदम पीछे जाकर के भी सोचने की हमको ज़रूरत है कि अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा? क्योंकि हम केवल आगे ही बढ़ते रहते हैं, हम पीछे जाके नहीं देखते कि यार पीछे हुआ क्या? अगर यहाँ पर ऐसा है तो क्या इक्वालिटी का जब साइन दिया हुआ है तो क्या मैं इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें ला सकता हूँ? अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कंपैरिजन कर लेता हूँ और हो जाएगा आंसर मेरा। तो क्या आप समझ पाए? स्ट्रेटेजी समझ पाए हैं आप? ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने किया है क्या उसको समझ पाए हैं? और मेरी अप्रोच क्या रही है क्वेश्चन के अबाउट, ये आप समझ पाए हैं? तो मुझे लगता है अगर आप ये समझ पाए हैं तो आप केवल और केवल आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि एक कदम पीछे सोच करके काम करेंगे। उसी को हम कहते हैं मैथमेटिक्स, उसी को कहते हैं हम टेक्निक, उसी को कहते हैं हम कि मतलब टेक्निकली साउंड। यानी जब हम कोई चीज़ रख रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर कोई चीज़ रख रहे हैं तो भाई वो आ नहीं रही है उसके अंदर, हम ठूसा-ठूसी कर रहे हैं। तो अगर वो ठूसा-ठूसी में चीज़ टूट भी सकती है, क्रैक भी हो सकती है, फट भी सकती है, जिसमें रख रहे हैं वो भी फट सकता है। तो यहाँ हमारा दिमाग क्या होना चाहिए? मैथमेटिकल होना चाहिए। अगर हमारा दिमाग मैथ्स का लगा होगा तो हम ट्रिक के आधार पर ये दिमाग लगा लेंगे, पहले ही ऑब्जर्व कर लेंगे भाई वहाँ पर साइज़ क्या है और मैं जिस चीज़ को रख रहा हूँ तो उसकी साइज़ क्या है? क्या उसके अकॉर्डिंग क्या वो उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा? तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू ऑफ अप्रोचेबल मैथ्स और द मैथमेटिक्स। मैं तो कहूँगा ये केवल और केवल किसी की सब्जेक्ट के अंदर आप जाइए बिना मैथ्स के, मैं तो ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल टाइप ऑफ साइंस। जितनी भी प्रकार के वैज्ञानिक जो विषय होते हैं जिनको आप विज्ञान कहते हैं, हर प्रकार का विज्ञान आपके चारों तरफ होता है, वो सब विज्ञान बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल ही नहीं है। एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता जी वो। तो इसलिए मैथ्स की तो बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए आप न केवल मैथ्स को बोरिंग सब्जेक्ट माने बल्कि अंदर उसके अंदर घुस के उसके अंदर जाना है, गोते लगाना है, गहराई लेनी है। उसकी जितना ज़्यादा आप गहराई पे जाएंगे, डीप पे जाएंगे, उतना ही आपको वो चीज़ों को करके दे देगा और आपके लिए आसान कर देगा। ट्रिकी आप कर लेंगे काम को और बहुत बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे छोटी सी एक बात है, ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब मैं अगर सपोज करो इसको 5 कहता हूँ और इसको 4 कहता हूँ। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। आप क्या करने वाले हो बताइए? आई थिंक आप सीधे सीधे पाइथागोरस पे जाने वाले हो और मैं इसे या जो अन्य जो मैथमेटिशियन है, मैं ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी हैं, उसमें थोड़ा-सा सोच करने वाले हैं, सोचने वाले हैं वो। यार ऐसा तो हुआ ठीक है पाइथागोरस ने जो कहा वो तो कहा, लेकिन क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या? ये हमारी अगर स्ट्रेटजी का पार्ट हो जाएगा तो हम इसे समझ जाएँगे कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ दोस्तों, ऐड कर दूँ, सिंपल तरीका। ये अब मैं इसे कक्षा 5 के बच्चे को बता सकता हूँ। अगर कक्षा 5 का बच्चा इतना समझ जाए कि 4 में 5 ऐड करना है तो 9 आ गया। ओके, अब फिर 5 में से 4 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो उनने का साथ ये तो 1 आ गया। ओके, अब उसके बाद 9 बन जाए, 9 होता है। ओके, अब मैं उससे कहूँ कि बेटा ये 9 किसको मल्टीप्लाई करके आता है? 3 इंटू 3 करके आता है। तो बेटा इसके अंदर स्क्वायर रूट लगा है तो ये स्क्वायर है। इतना उसे समझाऊँ, इसी चीज़ को अगर थोड़ा-सा बता दूँ उसको, तो मुझे लगता है कि वो 3 कह देगा। तो इसका मतलब कितना जल्दी हो गया? देयर इज़ नो पाइथागोरस। विदाउट पाइथागोरस भी वी कैन सॉल्व इट। तो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन्स अगर हम बिना ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो हम ट्रेडिशनल तरीकों को करेंगे, निश्चित हमारे सवाल सही जाएंगे और हम बहुत अच्छी मैथ्स कर रहे होंगे, नंबर भी हमारे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हम जब बड़े कंपटीशन में जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत जल्दी करना होता है, एक बहुत बड़ी भीड़ है उसमें बहुत आगे अपने आप को लेके जाना है या भीड़ में अलग से दिखना है, तो इसको आपको अप्लाई करना है। आप एक बच्चा ऐसे करके देगा, एक बच्चा ऐसे करके, आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये जल्दी करके दे देगा तो मुझे लग रहा है उसे गेट से अंदर कर दिया जाएगा। और जो बच्चा मैथमेटिकल करके लेके आएगा करेगा तो सही हो, आंसर भी सही लगा, बिल्कुल ओके बेटा आपका, ठीक है, लेकिन आप बाहर रहिए, आपका नंबर बाद में आएगा। इसका नंबर पहले आया क्योंकि इसे पहले करके दिया तो ये पहले आएगा। तो ये तरीका आपको करना है। तो इस तरीके से यदि दोस्तों आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, अच्छे तरीके होने वाले हैं, अच्छी आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है, तो आज ज़्यादा न करके बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही आपके लिए दूसरे दिन भी लाऊँगा और इसी तरीके से लाऊँगा। तो वीडियो जो कि लंबा हो जाता है, आपसे बातें मैं बहुत करना चाहता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने बहुत रखना चाहता हूँ। लेकिन आज के लिए इतना ही और आप
ढंग से इसको पढ़िएगा, स्टडी करिएगा और बढ़िया से इस चीज़ को समझिए कि आखिर ये मैथ्स क्या है। और अच्छा, एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब वीडियो लाने का मतलब ही आपके सामने ये है कि आप ऑब्जर्वेशन ज़रूर करें। विदाउट ऑब्जर्वेशन आप ना करें क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।